तरफ वो अजमेर शरीफ पे जो चादर भिजवा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग अजमेर शरीफ पे दावा ठोक रहे हैं कि इसकी खुदाई कराओ, इसके नीचे हनुमान जी का मंदिर है। इस गडकरी से आपने देखा था, तमाम बड़े नेता खड़े हो गए थे और गडकरी साहब बैठे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। मोहन भागवत जी के साथ इनकी लगातार रोज 3-5 होती रहती है। मोहन भागवत जी कुछ बयान देते हैं और बीजेपी कुछ बयान देती है। तो अंदर खाने में इनका ठीक कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ मौका इस बात का है कि कब वो चौका लगे कि जिसके पीछे बॉल पकड़ने के लिए सारे के सारे भागें। बस 13 की बैसाखी होती है, 14 तारीख को बंद मुट्ठी खुल जाएगी। सबके सामने कुछ ना कुछ ऐसा धमाका होने वाला है कि सब हैरान रह जाएंगे। क्या लगता है, आप शर्मा जी कैसे देखते हैं? शर्मा जी तो पलटी के तौर पे देखते हैं। किसी भी कीमत पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मुख्यमंत्री पद का इसीलिए अभी तक चेहरा नहीं घोषित करा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है सचदेवा साहब, वो आज भाग गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब माफीनामा की, जैसे मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एक डिग्री ले रखी है, अब एक डिग्री इसी बात की आएगी, माफीनामा डिग्री की पार्टी को आपदा के में ही देखेंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी है, उनके लिए आपदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंखनाद कर दिया अपनी रैली से दिल्ली में, और ये कहकर के केजरीवाल सरकार के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर खासकर बड़ा आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है दिल्ली में, और तमाम तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरा है। वहीं पर चुनाव इस बार कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, तो इस बारे में जानना ये जरूरी हो जाता है कि इस बार का चुनावी रुख क्या है और क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा है उसका क्या मायने हैं। कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार आम आदमी पार्टी पर एक तरीके से पूरा घेर रखा है, कहा है कि आपदा है। आपदा, सही बात है, वो उनके लिए आपदा है, उनके लिए सिरदर्द है। तमाम विपक्षी पार्टी आज उनके लिए आपदा बनी हुई हैं। वो विपक्षी पार्टी को आपदा की ही दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि देश में वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत हो। विपक्ष मुक्त भारत चाहिए उन्हें, विपक्ष मुक्त चाहिए, तो वो हर विपक्षी पार्टी को आपदा के में ही देखेंगे। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी है, उनके लिए आपदा है। क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि विपक्ष हो, वो किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि विपक्ष हमारे सामने खड़ा हो। कांग्रेस को इतना नहीं घेरा जितना आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस को इसलिए नहीं घेरा, कांग्रेस जवाब दे देती है ना पलट के। कांग्रेस जवाब देती है जबरदस्त। अब कांग्रेस जवाब दे रही है, कांग्रेस का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। उन्हें पता है कि कांग्रेस को मैंने घेरा, कांग्रेस ने फिर मुझे उछाल फेंकना है। सीधी सी बात है। बेशक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली पिछले 2-3 राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद वोट परसेंटेज आप देखें तो बहुत अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिला है। वो तो इन्होंने खैर लास्ट एंड फाइनल सबको पता है कि कैसे हेरा फेरी करके चुनाव जीता, महाराष्ट्र का या हरियाणा का, सब जानते हैं इस बात को। तो लेकिन उसकी बात वे कहाँ तक करेंगे? तो कांग्रेस आज से जो चुनावी रैली का एक तरीके से शंखनाद किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, फ्लैट्स की चाबी दी है झुग्गी वासियों को, तो क्या मुद्दों पे अब चुनाव होने जा रहा है? ये मुद्दा उनको याद कब आया? ये तो देखिए, आप 2014 में उन्होंने वादा करा था और 2025 में आगे वो वादा पूरा कर रहे हैं। 2025 की आज 3 तारीख को वो वादा पूरा कर रहे हैं। तब 10 साल बाद वो भी उन्हें दिल्ली दिख रही है कि दिल्ली इस बार मुझे जीतनी जरूरी है, दिल्ली में जीतना चाहता हूँ, तो दिल्ली किसी तरह से मेरे हाथ में आ जाए। तो उन्हें जाके याद आ गई झुग्गी वासियों की। इससे पहले वो भूले बैठे थे लगातार, कोई उन्हें मतलब नहीं था। जब उनकी आलोचना हुई लगातार, तब जाके उन्हें याद आया कि इनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। 1650 फ्लैट तो दे रहे हैं। 1650 फ्लैट देके क्या पूरे सारे देश के दिल्ली में जितने झुग्गीवासी उनकी समस्या हल हो जाएगी? नहीं हो सकती। हजारों की तादाद में झुग्गीवासी हैं दिल्ली में, सबको फ्लैट दे सकेंगे? वो नहीं दे सकेंगे। चुनावी जुमला उछाल दिया, 1650 फ्लैट दे दिए। अब 1650 फ्लैट में भी आप जाके थोड़े दिन बाद जाके वहाँ पे रहने वालों से एक बार कभी पूछताछ करना, पत्रकारिता का अपना धर्म निभाना और जाके पूछना कि भाई साहब आपको फ्लैट मिला तो मिला कैसे। वो आपको बताएंगे कितनी रिश्वत देनी पड़ी, कैसे कैसे किस किस की जेबें गर्म करनी पड़ी, तब जाके हमें चाबी हासिल हुई है। और ये 1657 फ्लैटों में गारंटी देता हूँ 800 से ज़्यादा फ्लैट आपको भाजपा वासियों के मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना कि शीश महल के लिए वो काम नहीं करते, हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं। बिल्कुल जी, शीश महल की बात उन्होंने करी थी। मुख्यमंत्री आवास पे उन्होंने सवाल उठाए थे कि शीश महल है, तो थोड़ा सा अपने उसमें आवास पे भी झांक लेते। 467 करोड़ का, 467 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में है, जिसमें पीएमओ का नवीनीकरण करा जाएगा और उसमें पीएमओ से एक सुरंग खोदी जाएगी जो सीधी पार्लियामेंट में जाएगी, ताकि प्रधानमंत्री जी की आवाजाही सुनिश्चित हो सके सिक्योरिटी के रीजन से। वो 450 करोड़ से ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, वो क्या गिनती में नहीं आ रहा? वो भी तो अपने लिए खर्च कर रहे हैं ना। अगर आज वो सीट पे हैं तो जाहिर सी बात है उन्हीं के खाते में जाएगा ये मामला, किसी और के खाते में तो नहीं जाएगा। तो उस पर क्यों नहीं देखते? वो उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? हो 8,500 हज़ार करोड़ के वो 2 प्लेन इस्तेमाल करते हैं। 17,000 करोड़ के 2 प्लेन, एक प्लेन में उड़ते हैं, दूसरा प्लेन स्टैंड बाई में उड़ता है पीछे पीछे, कि कहीं खराब हो गया, इमरजेंसी लैंडिंग आ गई तो दूसरा प्लेन तैयार रहे, फौरन के फौरन हाथों हाथ उन्हें पकड़ लिया जाए। तो 17,000 करोड़ के प्लेन कम होते हैं? नहीं। 10 लाख का सूट पहनते हैं, कम होता है? 1.25 लाख का पेन लेके चलते हैं, कम होता है? 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, कम होता है? एक ड्रेस वो दूसरी बार कभी रिपीट नहीं करते, कभी रिपीट नहीं करते। आप तमाम उनकी फोटोज उठा के देख लीजिए, रोज के उनके इवेंट उठा के देख लीजिए। हमारी जैकेट आपको हफ्ते में 3 बार रिपीटेड नजर आ जाएगी, लेकिन उनका एक ड्रेस अब तक 11 साल में दूसरी बार आपको पहनी हुई नजर नहीं आएगी। और एक दिन में 6 ड्रेस बदल देते हैं, एक की तो छोड़ो, 6 बदल देते हैं। हर इवेंट में आपको नई ड्रेस में नजर आएंगे, आपको बिल्कुल फ्रेश ड्रेस में।
प्रधानमंत्री मोदी क्या सेकुलर धर्म निभा रहे हैं अब चादर भिजवा करके, क्या लग रहा है? मजबूरी है साहब उनकी, कोई सेकुलर धर्म नहीं निभा रहे, उनका कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन आरएसएस वालों और भाजपा के विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनके बारे में कभी हमारे पटेल साहब ने एक बात कही थी, अगर आरएसएस के लोग कहें कि मैं पूरब में जा रहा हूं तो उन्हें पश्चिम में ढूंढना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं मैं उत्तर में जा रहा हूं तो उन्हें दक्षिण में ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो ये कहते हैं वो हमेशा उल्टा करते हैं। एक तरफ वो अजमेर शरीफ पे जो चादर भिजवा रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के लोग अजमेर शरीफ पे दावा ठोक रहे हैं कि इसकी खुदाई कराओ, इसके नीचे हनुमान जी का मंदिर है, इसके नीचे हनुमान जी का मंदिर है। फिर बताइए किस नजरिए से देखेंगे? तो सावरकर स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि सावरकर के नाम पे अब कॉलेज बनेगा दिल्ली में। बिल्कुल बनाइए, वहाँ पे लोगों को माफ़ी मांगना सिखाया जाएगा, अपनी बात से पीछे कैसे हटा जाता है, माफ़ी कैसे मांगी जाती है, घुटनों पे कैसे आया जाता है, माफ़ीनामा किस तरह से लिखे जाते हैं। वहाँ पे अब माफ़ीनामा की, जैसे मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एक डिग्री ले रखी है, अब एक डिग्री इसी बात की आएगी, माफ़ीनामा डिग्री। उस कॉलेज में माफ़ीनामा की डिग्रियाँ दी जाएंगी कि माफ़ीनामा किस तरह से लिखा जाए, ताकि सरकार की या जिससे भी आपने माफ़ी मांगी, सजा हुई उसको दिखा रहे किस तरीके से तपस्या किया। बिल्कुल जी, काले पानी की सजा हुई। क्या एक अकेले सावरकर जो थे वही अकेले काला पानी की सजा के हकदार थे? क्या उन्होंने ही सिर्फ सजा काटी थी? भाई साहब, जब से काले पानी की सजा शामिल हुई थी और जब से 1943 में काला पानी जो है बंद हुआ था, आज़ादी से पहले काला पानी की सजा बंद कर दी गई थी 43 में, तब तक करीब 33 सालों के इतिहास में 43,000 जो लोग थे वो काले पानी की सजा पे गए थे। 43,000 लोग, जिनमें से हजारों लोगों ने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया था। जब से पहले दिन से काले पानी की सजा शुरू होकर जिस दिन काली पानी बंद हुआ है, काला पानी की जेल बंद हुई, तब तक 43,000 लोग उसमें सजा काट चुके थे, और यह उस वक्त सजा काट रहे थे जब उस जेल को बंद करा गया। तो एक अकेले माफी वीर क्यों उसमें से निकले, बाकी 43,000 लोगों ने क्यों नहीं मांगी? 43,000 लोगों में से मात्र अब तक का जो रिकॉर्ड है माफी मांगने का, वो सिर्फ 6 लोगों के नाम है। एक सावरकर, एक ढींगड़ा थे 2, और 4 नाम और थे जिन्होंने माफी की एप्लीकेशन लगाई थी, और जिनमें सबसे पहले अंग्रेजों ने 60 रुपये की पेंशन देके सावरकर को रिहा करा था। 60 रुपये महीने की पेंशन बांधी थी, और इनकी लाइन क्या थी? आप अगर मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं आजीवन आपके क्राउन का आभारी रहूंगा और आजीवन क्रांति से किनारा कर लूंगा। और जब उन्हें माफ़ी मिलने के बाद उन्हें रिहा करा गया, तो उसके बाद देख लीजिए, कोई उन्होंने क्रांति करी, कोई उन्होंने आवाज़ उठाई भारत की स्वतंत्रता के लिए, कोई आवाज़ नहीं उठाई, शांति से होकर अपना शांति से बैठ गए। तो ऐसे माफ़ी वीरों के लिए ठीक है। कॉलेज बोलते अमित शाह जी ने तो माफ़ी नहीं मांगी, गृह मंत्री अमित शाह जी तो मांगे ही नहीं, घमंडी आदमी। आज की डेट में उनकी पावर चल रही है, उस वक्त में और अब वक्त में हालात में तो बदल गए ना। उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी, आज अगर सरकार विपक्ष की होती और अगर गृह मंत्री इस तरह की बात कर चुके होते तो फौरन माफी मांग चुके होते, वो इमीडिएट आधे घंटे बाद ही उनका माफीनामा जारी हो गया। लेकिन आज वो गृह मंत्री है ना। जरूरत नहीं है अम्बेडकर की। देखिए जी, अम्बेडकर की जरूरत ऐसा है, चुनावी जरूरत नहीं है उनकी। उनकी जरूरत जब से हमारा संविधान लागू है तब से लेकर अब तक और आने वाले हमेशा सालों तक रहेगी। अम्बेडकर साहब कोई चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं है। अम्बेडकर साहब का संविधान है, संविधान से देश चलता है। संविधान का हम सुबह से शाम तक लगातार पालन करते हैं। रेड लाइटों पर रुकते हैं अगर हम, तो संविधान का पालन करते हैं, सीधी सी बात है। अगर हम हेलमेट पहन के चलते हैं तो हम संविधान का पालन करते हैं। अगर हम किसी को गाली नहीं बकते तो हम संविधान का पालन करते हैं। संविधान तो हमारी नस नस में बसा हुआ है और हर व्यक्ति उसकी संविधान का सम्मान करता है। एक अलग बात भी जोड़ रहे हैं कि भगवान का नाम लेते स्वर्ग जाते। हाँ जी, बिल्कुल स्वर्ग जाते। भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना और अम्बेडकर का नाम लेना दोनों अलग चीज़ है। अम्बेडकर साहब संविधान निर्माता है, संविधान को अगर आप इज्जत दे रहे हो तो आपको जीते जी स्वर्ग तो वैसे ही नसीब हो गया ना साहब। अगर आप किसी को अपने माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं तो आपको जीते जी स्वर्ग मिल गया। अगर आप अपने बुजुर्गों की सहायता कर रहे हैं तो आपको जीते जी स्वर्ग मिल गया। उनके आशीर्वाद कितने मिलते हैं। उसी तरह से आप संविधान का सम्मान करते हैं, अम्बेडकर साहब का नमन करते हैं तो आपको स्वर्ग वैसे ही मिल गया। सीधी सी बात है। कोई भी देश संविधान से चलता है, संविधान के विरोध अगर उसमें कार्रवाई होगी, विरुद्ध कार्रवाई होगी किसी भी देश में, तो देश के हालात बिगड़ेंगे। और अगर आप संविधान का सम्मान करते हुए देश के हालात बिगड़ने से रोकते हो तो आपको स्वर्ग मिल गया। क्या ये चुनाव केजरीवाल वर्सेस बीजेपी है या फिर और भी है, इसमें कांग्रेस भी है? बिल्कुल कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस दौड़ में आ चुकी है अच्छी तरह। आज की वर्तमान डेट में अगर परिस्थिति में नजर डाला जाए तो त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। अगर आज ही की डेट में अगर चुनाव हो जाता है, धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में उन्हें 2-4 सीटों पर समेटा जा रहा था, अब आकलन 5-7 पे आ गए, 5-7 से 10-12 पे आ गए, 15 पे आ गए, और 15-20 दिन की बात और मामूली सी है बस। और उसके बाद आप देखिए पूरी तरह त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मोदी जी जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरा जो उनका वोट बैंक होता है उससे अधिक कुछ ले जाते हैं, ये दावा किया जाता है। 2020 में भी आए थे मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने यमुना विहार में जाके पर्चे बांटे थे, घर घर जाके पर्चे बांटे थे। क्या हुआ? कितनी सीटें मिली? 8 सीट। आए थे ना मोदी जी भी प्रचार करने, मोदी जी ने भी रैलियां करी थी, लोगों को संबोधित करा था, और गृह मंत्री शाह ने पर्चे बांटे थे जगह जगह जाके, घर घर जाके। यमुना विहार की बात है, तमाम जगह यमुना विहार के कैंडिडेट को जो है वो जिता नहीं पाए थे ढंग से, उसको मामूली वोटों से बढ़त मिली थी। तो पूरे देश की तो, दिल्ली की तो बात ही क्या करें, सिर्फ 8 सीटें मिली थी।
क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा फिर, अगर बीजेपी अगर सरकार बनाती है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बीजेपी तो सरकार बनाने वाली है ही नहीं सर। किसी भी कीमत पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मुख्यमंत्री पद का इसीलिए अभी तक चेहरा नहीं घोषित करा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो है सचदेवा साहब, वो आज भाग गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्हें पता है हार जाना है, फायदा क्या बेइज्जती करा के। इससे अच्छा तो मैं अपना बीजेपी अध्यक्ष ही बना रहा हूँ, वही ज़्यादा मेरे लिए फायदेमंद है। थोड़ी बहुत तो मेरी चलती रहेगी संगठन में। फ्री बीज कितने काम आएगी, जो जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है 2100 1100 महिलाओं के लिए और तमाम नहीं काम आती इस बार। सबको पता चल गया कि चुनाव से फौरन पहले ये घोषणा हो रही है। अगर आपको वास्तव में ये घोषणा करनी थी और आपके हाथ किसी ने बांध नहीं रखे थे तो ये घोषणाएं पहले भी हो सकती थी। सिर्फ चुनाव आने के वेले चुनावी संध्या पे ये क्यों घोषणा करी कि सुबह चुनाव होने और चुनावी संध्या पे आप ये घोषणा कर रहे हो, तो लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रलोभन देने की राजनीति है और इस प्रलोभन में मुझे नहीं लगता कि लोग इस बार आएंगे। लेकिन इसका फिर फायदा ले जाएगी ना बीजेपी, अगर आम आदमी पार्टी को नहीं देगी? नहीं, बीजेपी को कहीं फायदा इसका नहीं मिलने वाला। बीजेपी तो आपको मैं साफ बता रहा हूँ हाशिए पे है। अगर बीजेपी हाशिए पे नहीं होती तो आज ही हमारे सचदेवा साहब जो है चुनाव लड़ने से घोषणा नहीं करते कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्हें दिख रहा है कि मेरा कोई इसमें वजूद नहीं है, ठीक है। और अभी तक भी बीजेपी की एक भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं हुई। पहली लिस्ट तो छोड़ो, मतलब 10 12 20 50 कैंडिडेट को जारी करे हों, अभी तक वो मंथन कर रहे हैं कहाँ से हारने वाले कैंडिडेट लेके आए, कौन कौन हार का ठीक रहा, अपने सिर फोड़ना चाहेगा तो उस कैंडिडेट को उठा के लाएं और साहब ने उसे टिकट दें ताकि वो हारे और उसके बाद वो हमें ये ना कह सकें के मुकाबले क्या नया है इस चुनाव में आप देख रहे हैं? नहीं है बीजेपी के पास कुछ नया नहीं दिखा, कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास कुछ भी नया नहीं है। बीजेपी के पास अल्टीमेटली वही है धर्म धर्म धर्म, लास्ट एंड फाइनल फिर से धर्म पे आ जाएंगे। अभी लास्ट एंड केजरीवाल उससे भी माहिर है ना धर्म के कारण, वही तो चीज़ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है। जो दिल्ली का वोटर था वो सारा कांग्रेसी वोटर था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, आम आदमी ने घोटालों की बात और इसकी बात उसकी बात करी तो यही सब तमाम वोटर जो है बदल गया था। और सेक्युलर होने के नाते दिल्ली का वोट सेक्युलर है। अब उन्होंने यही चीज़ देखी कि भाजपा भी धर्म की राजनीति करती है और केजरीवाल भी उसी राह पे चल पड़े हैं। मौलानाओं को पेंशन, मौलानाओं को तनख्वाह, ग्रंथियों को तनख्वाह, पुजारियों को तनख्वाह, तो अल्टीमेटली ये भी हमारा नाश ही करेंगे। धर्म की राजनीति इन्होंने भी शुरू कर दी है। तो जो धर्म की राजनीति पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो वापस अब मैदान में आ गए हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस को हिलाना जरूरी है हमारे लिए। कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। ईडी पे शिकंजा जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी तमाम तरीके से इस पर बात कर रही है, क्या लग रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका लग रहा है जिस तरीके से सरकार जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही थी? देखिए, थोड़ा बहुत मामूली है, दिखावे के लिए झटके लग रहे होते हैं। बार बार ईडी के ऊपर मौखिक टिप्पणियां कर दी जाती हैं, मौखिक थोड़ी सी बातें कर दी जाती हैं। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको देता हूँ। 13 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब ने क्या कहा, 13 तारीख को सुनवाई थी, ईवीपैट के ऊपर सुनवाई थी। उन्होंने सुनवाई से अपने आप को अलग ही कर लिया कि ना मैं रहूँगा ना मैं किसी को जवाबदेह बनूंगा। तो इन्होंने सुनवाई से अलग करके दूसरी बेंच में भेज दिया। अब दूसरी बेंच वाले कह रहे हैं हम इसको देखेंगे, हम इसे सुनने लायक समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो ये सिर्फ मौखिक टिप्पणियाँ हैं, आम जनता को बरगलाने के लिए टिप्पणियाँ हैं कि ईडी पे शिकंजा कस दिया और ऐसा कर दिया। तो अगर ईडी पे शिकंजा कसना है तो ढंग से कस होना। फिर ईडी के 5600 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। 5600 में से 5300 से ज़्यादा केस विपक्षियों के ऊपर ही हैं। और कैसे कैसे दर्ज करेगा, आपको याद है तमिलनाडु में किसान के ऊपर ईडी ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। किसानों के ऊपर, 2 किसान थे बेचारे, धोती में रहने वाले, फटी चप्पलों में रहने वाले, टूटी चप्पलों में रहने, उनके ऊपर ईडी ने मुकदमा दर्ज कर दिया था। तो ईडी किस तरह के काम करती है सब जानते हैं इस देश में। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे, जो अभी बिहार में एक उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बीजेपी से वो नाता तोड़ने वाले? ये सारा जो है जी बंद मुट्ठी है और ये 13 तारीख के बाद ही खुलेगी। मकर संक्रांति आने दीजिए, 13 या 14 की मकर संक्रांति होती है, 14 की, 13 की बैसाखी होती है। 14 तारीख को ये बंद मुट्ठी खुल जाएगी। सबके सामने कुछ ना कुछ ऐसा धमाका होने वाला है कि सब हैरान रह जाएंगे। क्या लगता है, आप शर्मा जी कैसे देखते हैं? शर्मा जी तो पलटी के तौर पे देखते हैं, साफ साफ बात है। मुझे तो सरकार क्या उसके क्या लग रहे हैं, क्या आपको क्या पॉइंट दिख रहे हैं कि आप पलटी के रूप में देख रहे हैं? पलटी के रूप में पॉइंट ये कि देखिए, नीतीश जी को जो वादे करे थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं करा गया। शुरुआत उन्होंने करी थी मुझे प्रधानमंत्री बना दो, उससे उन्होंने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा मुझे लोकसभा अध्यक्ष हमारी पार्टी का बना दो, उससे किनारा कर दिया। उपाध्यक्ष की बात करी, उससे किनारा कर लिया गया। बिहार को 60,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करी गई। 60,000 करोड़ में से दिया तो किस तरह से दिया, कर्ज के रूप में दिया, अनुदान के रूप में नहीं दिया कि ये 60,000 करोड़ हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये आपको वापस करना पड़ेगा। जिसमें से मात्र अभी तक 12,000 करोड़ की रकम जो है वो दी गई है बिहार को। स्पेशल पैकेज मांग रहे थे, स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। हर तरह से उन्हें धोखा दिया गया, हर तरह से उनकी वो करी गई। अब वहाँ पे पीछे से उनके अंदर खाने में से क्या करा गया, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के सम्राट चौधरी, उन्हें लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्हें लगातार उनको बयान दिलवाए जा रहे हैं नीतीश सरकार को गिराने के लिए, नीतीश जी को कमज़ोर करने के लिए। अब वो बात ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा है कि भाई ये मुझे कमज़ोर करने की साजिशें चल रही हैं। जैसे एकनाथ शिंदे को किनारे करा, जैसे अजीत पवार को किनारे करा और तमाम जो लीडर्स को किनारे करा गया है, सबने आपने देखा, सबके सामने की बात है। तो इसी तरह से अब उन्हें भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि मुझे भी किनारे करा जा सकता है। बीजेपी क्या इतना वो
कमजोर है कि वो इंडिया मतलब इस तरीके से इंडिया गठबंधन तोड़ लेगा नीतीश को और जो है वो सरकार गिर जाएगी केंद्र में? देखिए, कमजोर और मजबूती की जो बात होती है ना, सिर्फ एक शुरुआत की बात होती है, एक चिंगारी लगने के भर की बात होती है। इस आशंका को सबसे बड़ा बल इस बात से मिलता है, जब आपको पीछे याद होगा भी लोकसभा के सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए थे। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 269 का मतलब 3 वोट जो है बहुमत से भी कम थे, जबकि बीजेपी के अकेले 240 सांसद हैं और उनके में से करीब करीब 40 सांसदों ने उन्होंने वोट ही नहीं दिया था इस फेवर में। और वोट नहीं दिया था, उसके बाद उनके ऊपर व्हिप जारी करने के बाद उनके ऊपर अनुशासन की तलवार लटकाई गई, उनसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, क्यों नहीं आपने दिया, उनके जवाब सार्वजनिक नहीं करे गए कि हमने वोट क्यों नहीं दिया था। तो इसी बात से कहीं ना कहीं कमजोरी तो साबित होती है ना। अंदर खाने इनके कहीं ना कहीं कोई उबाल है जो हिलोरे मार रहा है। वर्तमान जो नेतृत्व है उससे अंदर ही बीजेपी के जो नेता हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। गडकरी से आपने देखा था, तमाम बड़े नेता खड़े हो गए थे और गडकरी साहब बैठे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। मोहन भागवत जी के साथ इनकी लगातार रोज 3-5 होती रहती है। मोहन भागवत जी कुछ बयान देते हैं और बीजेपी कुछ बयान देती है। तो अंदर खाने में इनका ठीक कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ मौका इस बात का है कि कब वो चौका लगे कि जिसके पीछे बॉल पकड़ने के लिए सारे के सारे भागें। बस दिल्ली इलेक्शन के पहले ये धमाका हो सकता है, बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल हो सकता है, पूरी उम्मीद है। और वो उम्मीद को बल मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि जो आपने तेजस्वी यादव जी की बात करी या नीतीश जी की बात करी, हिंदू लोग हैं। हिंदू धर्म में जो है पूस का महीना जो आजकल चल रहा है, पौष का महीना कहते हैं इसे हिंदू धर्म के हिसाब से, इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। गृह प्रवेश वर्जित माना जाता है, कोई नया काम करना वर्जित माना जाता है, कोई नया बिजनेस खोलना वर्जित माना जाता है। तो किसी भी किस्म के कोई अच्छे शुभ कार्य होते हैं वो वर्जित माने जाते हैं। तो ये खत्म हो जाएगा। 14 तारीख को अपनी मकर संक्रांति आती है और ये पूस का महीना जो है खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार जहां पर बिहार में नाराज नजर आ रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन के पहले बहुत बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को, ऐसा शर्मा जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या कुछ लोग कह रहे हैं आपने सुना। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।